मैं अब सही महसूस कर रही हूँ। वो बोलते हुए उठने की कोशिश करने लगी तो वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। ध्यान से वो इसे एहतियात से बैठने में मदद करने लगा। मुझे आपसे बात करनी है। अरसम की बात पर वो सवालिया नज़रों से उसकी जानब देखने लगी। आज आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, माना कि आपकी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है अभी, पर डॉक्टर का कहना है कि आपकी केयर गार्ड में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। बस वीकली चेकअप हुआ करेगा आपका, और दवाइयाँ भी अभी रेगुलर खानी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना? होल जी नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी सारी बात के दौरान बोले गए अंग्रेज़ी अल्फाज उसके दिमाग के ऊपर से गुजर गए थे। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दें प्लीज़, ताकि मैं आपके घर वालों से रब्ता करके आपको उन तक पहुँचा सकूँ। उसकी बात सुनते अरसम अरमिश की आंखों में वहशत उतर आई थी। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, घर कभी नहीं जाना, हम यहीं रह लेंगे प्लीज़, पर हमें नहीं जाना मगर प्लीज़ हमें कहीं छुपा दे, हमें नहीं जाना। वो वहशत से बोलती आंसू बहाती जा रही थी। उसके चेहरे पर रकम वहशत और खौफ देखा अरसम अफरीदी बहुत सी सोचों में गुम हो गया। वो फिर से पैनिक करने लगी थी। ऐसी क्या वजह हो सकती थी जो वो घर के नाम से इस कदर खौफज़दा थे? पहले अरसम के दिल में ख्याल आया कि शायद वो इस बात से खौफज़दा की थी कि उस हादसे के बाद उसके घरवाले से कबूल नहीं करेंगे, पर दूसरे ही लम्हे वो अपनी ही सोचों की नफ़ी कर गया। वो अभी बहुत छोटी थी और बहुत ज़्यादा मासूम। वो कहाँ इन बारीकियों को जानती होगी, पर अगर ऐसी बात नहीं थी तो वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी? हर सप्ताह बिला वजह तो नहीं रह सकते ना, ये सिर्फ मरीजों के लिए है। घर आप जाना नहीं चाह रही, फिर कहाँ रहना है आपको? सवाल वाज़ह था, मुझे आपके साथ रहना है। जवाब बर्जिस्ता था। मेरे साथ? लहजे के साथ आंखों में भी हैरत दार आई थी। जी, हमें बस आपके साथ रहना है और किसी के पास भी नहीं जाना। चेहरे के साथ लहजा भी मासूमियत बड़ा हुआ था। पर आप यूँ तो मेरे साथ नहीं रह सकती ना? लहजा काफ़ी धीमा था, पर क्यों नहीं? खूबसूरत चेहरे पर मायूसी के साए लहरा गए थे। क्योंकि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अंदाज समझाने वाला था। साथ रहने के लिए रिश्ता होना ज़रूरी है क्या? सवाल में उम्मीद थी। हाँ, बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं। इसकी बात पर इस मासूम चेहरे की आंखों में नमी उभर आई। पर आप चाहें तो रिश्ता बन भी सकता है। मासूम चेहरे पर बेयकीनी से खुशी आई थी। उस बात पर क्या सच में बिल्कुल बच्चों की सी मासूमियत से उम्मीद बड़ा सवाल पूछा गया। बिल्कुल सच। हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाए जवाब दिया। तो फिर हम बना लेते हैं ना रिश्ता। उसकी बात पर अरसम अफरीदी का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। साथ रहने के लिए तो हमें हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा, क्या आपको कोई एतराज़ नहीं? उसके सवाल पर वो जड़ से इनकार में सर हिला गई। आप बहुत अच्छे हैं और हमें आपके साथ रहना है, घर नहीं जाना, हमेशा आपके पास रहना है। उसकी बात पर वो फैसला करता एकदम अपनी जगह से उठा। आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ बस, फिर हमें हमारे घर भी तो जाना है ना। उसके सर पर हाथ रखता जेब में मोबाइल निकाल कर बासम का नंबर मिलाकर कमरे से निकल गया। फिर ठीक 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के इस कमरे में सर पर लाल दुपट्टा और तकियों के सहारे बैठी अरमिश हुसैन से अरसम आफरीदी बन चुकी थी। ये सारी कार्रवाई बहुत खुफिया तरीके से की गई थी। निकाह के बाद करीम आफरीदी और अरसल आफरीदी अरमिश के सर पर हाथ रख कर गवाहों के साथ कमरे से निकल गए। अब उस कमरे में सिर्फ अरमिश, अरसम और बासम बचे थे। अरमिश खौफज़दा से अरसम का बाजू सख्ती से थामे बैठी थी। गैर मर्दों को देखते उसके अंदर मौजूद खौफ फिर से बाहर आया था। अरसम थोड़ी देर पहले कॉल करके बासम को सारी सच्चाई और अगला लाहिका अमल बता चुका था। बासम ने बाप और चचा से किस तरह बात की, किस तरह मनाया, ये अरसम नहीं जानता था। पर ठीक आधे घंटे बाद वो कुछ गवाहों और निकाह के ज़रूरी सामान के साथ अस्पताल में मौजूद थे। अगर वो इतने खुश ना होते तो नाखुश भी ना थे। बासम आकर बैठ के करीब खड़ा हुआ तो वो अरसम का बाजू और भी सख्ती से दबोचे आंखें मीची। अरमिश बेटा, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। आपको आज से मैं अरसम का नहीं बल्कि आपका भी बड़ा भाई हूँ। अगर ये ज़रा सा भी डांटे मेरे बेटे को तो आप फ़ौरन मेरे पास आएंगी, फिर देखिएगा कैसे कान खींचता हूँ मैं उसके। वो नरमी से अरमिश के सर पर हाथ रखता बहुत नरम लहजे में उससे बात कर रहा था। उसके यूँ नरम लहजे और शफीक अंदाज पर अरमिश का खौफ कुछ ज़ायल हुआ। हम घर कब जाएंगे एंजल? वो बासम को जवाब दिए बगैर अरसम की तरफ देखती हुई पूछने लगी तो अरसम हचल होकर शर्मिंदा सी दाढ़ी खजा कर रह गया। अरसम, तुम उसे ले के घर आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ जी भाई। उसका जवाब सुनते बासम कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद अरसम उसकी तरफ मुड़ा, अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर झुका। अकीदत से उसका माथा चूम गया।
का मुबारक हो सौंपली और मिर्च की पलकें लर्ज उठी। चली घर चलते हैं अब हमारे घर। वो झुक कर उसे बाहों में उठा गया क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी ना थी कि इतना चल सकती। गिरने के खौफ से वो जल्दी से उसके गर्दन के गिर्द अपना बाजू हमल कर गई। डरे नहीं, आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर गिरने नहीं दूंगा। उसके पुरयकीन लहजे पर वो सुकून महसूस करती आंखें मूंद गई। वो भी मुस्कुराते अस्पताल के इस कमरे से निकलता पार्किंग की तरफ बढ़ गया जहाँ अरसम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कन्फ्यूज से अलमारी के सामने खड़ी थी। राजा उसे कहकर गया था कि आधे घंटे में तैयार हो जाए, कहीं बाहर जाना है। अलमारी काफ़ी ज़्यादा मलबूसात से बड़ी पड़ी थी। ये सारे कपड़े उसके आने से पहले अलमारी में सैर करके रखे गए थे। शायद राजा अपनी मर्ज़ी से लेकर आया था। तमाम लिबास बहुत खूबसूरत थे। वो ज़्यादातर जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट या फ्रॉक ही पहनती थी, पर यह सब शलवार कमीज़ और लॉन्ग फ्रॉक्स थी। उसने गुलाबी रंग का लिबास निकाला और शीशे के सामने जाकर अपने साथ लगाकर चेक करने लगी। वो गुलाबी रंग की लंबी कमीज़ थी जिसके पोट, गले, दामन और खुले बाजू पर गुलाबी रंग की ही नफीस सी कढ़ाई हुई थी। साथ में थोड़ा बाड़ी मैचिंग दुपट्टा और सादा शलवार और लिबास उसे बहुत पसंद आया था। घड़ी पर नज़र पड़ते उसे वक्त के किल्लत का एहसास हुआ तो तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो राजा अब तक ना आया था। वो शीशे के आगे खड़ी होती तैयार होने लगी। राजा के कहने पर उसके लिए यूँ सजते उसे बहुत शर्म आ रही थी। मेकअप को फाइनल टच देते उसने दुपट्टा उठाने की गर्ज से बढ़कर रुक किया तो उसकी नज़र सामने मोबाइल पर पड़ी। हाशर उसे बार बार कॉल और मैसेज कर रहा था, पर उसने ना तो कॉल उठाई और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया। जब हाशर के निगाह में होते उसने ना किसी गैर महरम के मुतालिक सोचा, ना किसी से रब्ता रखा, तो फिर राजा के निगाह में होते वो क्यों कर हाशर से रब्ता रखती। हाँ, वो उसकी पहली मोहब्बत, उसका शौहर था, पर यह था कि हर बात पर बारी पड़ जाता था। वो जब तक राजा के निकाह में थी तब तक उसके साथ वफादार रहना चाहती थी पूरी तरह से। अब भी वो इन ही सोचों में गुम थे जब पीछे से दो मजबूत बाजू उसे अपने हसार में ले गए। क्या सोच रही है मेरी रानी? वो उसके गिर्द अपना हसार मजबूत कदम मोहब्बत भरे लहजे में पूछने लगा। अपनी गर्दन पर उसके सांसों की तपश महसूस करते नूरिया थरथरा उठी। वैसे यूं ही बाहों में लिए उसका रूह अपनी तरफ करके उसकी सबीहा पेशानी को अपने होंठों से मुअत्तर कर गया, जबकि वो आंखें बांध कर उसकी दर्द भरे लम्स को महसूस करने लगी। उसने राजा से जुड़ने से पहले कहाँ महसूस की थी लम्स में ऐसी अकीदत। माशाल्लाह, उसके चेहरे पर नज़र पड़ते बेसाहता उसके मुंह से ये कलमात निकले थे जिन्हें सुनती नूरिया सुरह पड़ गई। वो मबहूत सा उसके चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को देख रहा था। क्या इससे दिलकश मंजर भी कोई हो सकता था? मैं जब जब अपनी रानी को देखता हूँ तो वल्लाह दिल बेसाहता पुकार उठता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कानों में पड़ती उसकी सरगोशी सुनते नूरिया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। बाहर जाने का कहा था आपने? वो उसके सीने पर हाथ रखती फासा बढ़ाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली। अबे यार, तुझे देखने के बाद तो राजा अपना आप ही भूल जाता है। ये तो फिर बहुत छोटी सी बात है। वो उसके गले में पहने नेकलेस के मोती को छेड़ता हुआ बोला, पर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वो अपने दुपट्टे से बेपरवाह वजूद पा उसकी बेबाक नज़रें महसूस करती हुई लाज से बोली। मेरी रानी का हर हुक्म सार आंखों पर। वो उसकी आंखों को छूता हुआ बोला। उसके पीछे हटते ही वो जल्दी से बरपा पड़ा, दुपट्टा उठाकर कंधों पर डाल गई। उसकी बौखलाहट देखता वो कहका लगा गया और अलमारी के बाहर लट गए अपने कपड़े पकड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो कपड़े बदलता बाहर आया तो नूरिया उसे देखकर रह गई। काली पैंट पर काली ही शर्ट पहने, खुले लंबे बाल, अपने तवाना वजूद के साथ वो नूरिया को काफ़ी हैंडसम लगा। उसकी घनी मूंछों और दाढ़ी से उसका आधा चेहरा ढका जाता था, पर उसकी रंगत साफ थी। वो उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता शीशे आगे जा खड़ा हुआ और आधे बालों को जूड़े में बांधने लगा। बालों से फारुग होने के बाद उसने ड्रेसिंग पर पड़े बैंड्स को उठाकर एक एक करते हाथ पा बांधा, फिर गले में चेन्स पहनने लगा। जब वो लब दबाती उसके पास आकर खड़ी हुई, ये मत पहने आज प्लीज़। बोल तो चुकी थी, पर डर भी लग रहा था कि उसकी शामत न आ जाए। जो हुक्म मेरी रानी। वो सीने पर हाथ रखता उसके आगे झुक कर आजिज़ी से बोला तो वो खिलखिला कर हंसती।
पर उसकी हंसी की ब्रेक तब लगे जब वो एकदम झुकता उसके गुलाबी गालों पर लबरा गया। बेशरम। उसके पीछे होते ही वो बाहर की तरफ दौड़ लगा गई, जबकि वो उसकी हरकत पर कहलगा कर रह गया, मेरी मासूम मोहब्बत। वो मोहब्बत से कहता उसके पीछे बाहर की तरफ चल दिया। वो सहन में आया तो वो तैयार खड़ी थी। वो उसका हाथ थाम कर घर से बाहर निकल आया। बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाने लगा, जबकि नूरिया गली में नज़रें दौड़ा रही थी। राजा ताला लगाने के बाद उसके पास आया और उसके कंधे पर पड़ी चादर उसके सर पर डाल दी। राजा नहीं चाहता कि उसकी रानी के हुस्न पर किसी और की निगाह तक पड़े। रानी के तन और मन पर सिर्फ राजा को हक हासिल है। उसकी शिद्दत पसंदी पर नूरिया जर्जरी लेकर रहेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात टालती हुई बोली। वो दोनों हाथों में हाथ डाले पैदल चल रहे थे। जान जाएंगी मेरी रानी, इतनी जल्दी भी क्या है? उसकी बात पर वो सर हिलाती अपने सर से फंसने वाली चादर सही करने लगी। गली से निकलकर वो मेन रोड पर आ गए, जबकि अचानक एक लड़का सामने आया। उससे पहले कि वो नूरिया से टकराता, राजा उसे तेज़ी से अपने साथ लगा गया। अबे साले, अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या तेरे को? दिखता नहीं है क्या तेरे को? वो एकदम उस लड़के पर गरजने लगा, जबकि वो लड़का राजा को देखते गग्या गया। भाई माफ़ कर दो भाई, मैं तो अपने ध्यान में जा रहा था, आपको और भाभी जी को देख नहीं पाया। माफ़ कर दो राजा भाई। नूरिया हैरत से उस लड़के को राजा से हुफ खाता देख रही थी। तेरी तो मैं। उससे पहले कि वो उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ लपकता, नूरिया जल्दी से राजा का बाजू अपने दोनों हाथों में थाम गई। छोड़ दे प्लीज़। उसकी आंखों और लहजे में इल्तिजा देखकर राजा को खुद ब गुस्सा आया। पहली फुर्सत में खिसक ले यहाँ से। राजा के कहने की देर थी कि वह लड़का गधे के सर से सींग की तरह वहाँ से गायब हुआ, जबकि नूरिया तो बस उसकी फुर्ती ही देखती रह गई। अपने हाथ पर सख्त गिरफ्त महसूस करती वो सर उठाकर राजा की तरफ देखने लगी। चलें? उसके प्यार से पूछने पर नूरिया भी हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती इस बात में सर हिला गई। वो दोनों सामने खड़ी टैक्सी में बैठकर एक हसीन दिन मनाने निकल पड़े। राजा उसे लिए एक ढाबे पर आया था, जबकि नूरिया हैरत से इर्द गिर्द का माहौल देख रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। वहाँ कुर्सियों और मेज़ की जगह तहत पड़े थे, जिन पर गौ तकिए रखे गए थे। राजा उसे लिए एक तहत की तरफ बढ़ गया। वो जूते उतारता ऊपर होकर बैठा तो उसकी देखा देखी वो भी अपना जूता उतार कर बैठ गई। उस पर नजर पड़ते ही एक आदमी तेज़ी से उनकी तरफ आया। सलाम राजा भाई, कैसे आप? क्या खाना पसंद करेंगे आज? उसके सवालों से नूरिया को अंदाज़ा हुआ कि राजा पहले भी यहाँ आता रहा होगा। उसने ये भी नोट किया था कि उस आदमी ने एक दफ़ा भी नूरिया पर नज़र नहीं डाली। वो राजा की तरफ देखने में मगन थी, जो अब आर्डर बता रहा था उस आदमी को। चंद मिनटों बाद ही दो लड़के आए और उनके आगे दस्तरखान सजाने लगे। जब खाना चुना गया तो वो लड़के वापस चले गए, जबकि राजा नूरिया की तरफ मतवज्जा हुआ। राजा ने एक प्लेट में फ्राई फिश सजाकर उसके आगे रखी और खुद भी उसकी तरफ खिसक गया। खाना शुरू करो मेरी रानी। वो रोटी के नवाले में मछली का टुकड़ा रखकर पास प्याली में पड़ी चटनी में वो नवाला डुबोकर उसके मुंह में डाल गया। नूरिया अब तक उलझी हुई नज़रों से उसे हाथ से मछली तोड़ते देख रही थी, क्योंकि उसने हमेशा छुरी कांटे से ही मछली खाई थी, वो भी केचप के साथ। पर हैरत अंगेज़ तौर पर उसे इस तरह खाना बहुत अच्छा लगा था। ये मछली बहुत जायकेदार थी। उसने खुद से एतराफ़ किया कि उसे आज तक मछली खाने का इतना मज़ा नहीं आया जितना उस वक्त आ रहा था। लेकिन वाला उसे खिलाता और एक खुद खाता, वो भी मज़े से उसके हाथ से खाती जा रही थी। उसके लिए ये खूबसूरत एहसास बिल्कुल नया था। हाशिर ने आज तक उसे अपने हाथ से एक नवाला भी ना खिलाया था। राजा का यूं तवज्जो और मोहब्बत से खिलाना नूरिया को बहुत लुभा रहा था। बस उसके बोलने पर राजा सर हिला गया। हाँ ठीक है, अभी मीठा भी तो खाना है ना। उसकी बात पर नूरिया उसे देख कर आएगी। क्या उसे नहीं पता था कि वो मीठा नहीं खाती? उसे मीठा पसंद नहीं। फिर उसे याद आया कि वो कैसे जानता होगा। वो दोनों तो अब मिले थे। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देखने लगी, जो मिट्टी के प्याले में खीर डाल रहा था। मुँह खोलो, शाबाश, आ करो जल्दी से। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसे पचका रहा था। पर मुझे नहीं पसंद, वो नाक चढ़ाने लगी। देखना बहुत मज़े की लगेगी, मुंह तो खोलो ना मेरी जान। वो चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ा गया। सिर्फ आपकी वजह से खा रही हूँ। वो मुँह खोल गई, पर जितना ज़रूरी समझा।
हाँ मैं जानता हूँ मेरी जान मेरी हर बात मानती है। उसकी बात पा वो खुशी से सार हला गई। फिर वो उसे यूं ही पचकारता सारे खिला गया। खाने के बाद वो उसे लिए सिनेमा की तरफ बढ़ गया। क्या हम मूवी देखेंगे? उसकी बात पा वो मुस्कुरा कर उसके तरफ देखता इस बात में सार हला गया। टिकटें लेने के बाद दोनों ने वहाँ से पॉपकॉर्न लिए और अपनी सीटों की तरफ बढ़ गए। मूवी शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके थे पर दोनों को मज़ा नहीं आ रहा था। अगली सीट पर बैठे लोगों पर नजर पड़ते ही नूरिया की आंखें चमक उठी। उसने राजा के हाथ में दबा अपना हाथ छुड़वाया और लगी अपना काम करने। राजा आंखों में हैरानी लिए उसे देख रहा था जो अगली सीट पर बैठी औरत के लंबे पीछे लटकते बालों को एक सीट छोड़कर पीछे अंकल के मफलर के साथ बांध रही थी। राजा ने उसे मना करना चाहा तो वो जल्दी से उंगली होंठों पर रखती उसे खामोश रहने का इशारा करने लगी। उसके इशारे पर राजा फर्माबरदारी से खुद भी होंठों पर उंगली जमा कर अच्छे बच्चों की तरह बैठ गया। अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आई। मूवी में दिलचस्पी तो दोनों की वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी। बाहर आने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एकदम हंसने लगे। राजा की हंसी तो कुछ सेकंड के बाद ख़त्म हो चुकी थी पर नूरिया बेतरह हंसी चली जा रही थी। जबकि राजा मबहूत होता उसके खिलखिलाते चेहरे की तरफ देख रहा था जिसकी आंखों में हंसने के बायस आंसू आ चुके थे। वो एकदम झुकता उसकी पेशानी को अपने लम्स से महका गया। उसको हैरत से नूरिया की हंसी को ब्रेक लगी थी। वो बालू को बिला वजह कानों के पीछे कंफ्यूज सी यहाँ वहाँ देखने लगी। राजा फिर से उसका नाजुक हाथ अपने फौलादी हाथों में मजबूती से थाम गया। चलो वाक करते हैं इस हसीन मौसम को। वो अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इंजॉय करते हैं। उसे साथ लेता कदम बढ़ा गया जबकि उसकी बात पर वो फिर से हंसने लगी। वो दोनों अब मुस्कुराते हुए हाथों में पकड़े रंगीन शरबती गोले खाते खाते आगे बढ़ते जा रहे थे। नूरिया ने अपनी ज़िंदगी में इतना एंजॉय कभी नहीं किया था। आज से पहले उसे ये सफ़र बहुत हसीन मालूम हो रहा था। वो जान गई थी कि सफ़र कहाँ हसीन होता है। सफ़र को हसीन तो आपका हमरा ही बनाता है। वो ये भी जान गई थी कि औरत दौलत या शोहरत नहीं मांगती, औरत मोहब्बत भी नहीं मांगती। औरत वक्त और इज़्ज़त मांगती है जो नूरिया को हाशिर से नहीं राजा से मिल रही थी। वो जानती थी कि राजा के साथ उसका वक्त बहुत कलील गुजरने वाला है पर वो ये भी जानती थी ये वक्त यादगार रहने वाला है। इसलिए हमेशा जिस वक्त परिंदे अपने आशियानों को लौट रहे थे इसी वक्त वो दोनों भी एक हसीन दिन एक दूसरे की संगत में गुजारने के बाद घर को वापस लौटे। बासम के हमरा वो दोनों अफरीदी विला पहुँचे। बासम ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो अरसम अरमिश को बाहों में उठाए बाहर निकला। जितना उसका चेहरा पुरसकून था इतना ही अरमिश का खौफ ज़दा। वो अपने माँ बाप और भाई के अलावा बस घर के मुलाजमों के साथ ही रही थी। बचपन से कुछ अपने साथ हुए हादसे खौफ और कुछ नए लोगों का सामना करने का खौफ उसके चेहरे पर साफ वाज़ा था। वो इसे यूं ही उठाए धीरे कदम उठाता लाउंज में दाखिल हुआ तो सब वहीं बराजमान थे। ईशा अफरीदी और फरिया अफरीदी दोनों अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ी तो अरमिश खौफ ज़्यादा होती अरसम की गर्दन में अपना मुँह छुपा गई। सबके सामने उसकी हरकत पर अरसम बेबसी से बासम की तरफ देखने लगा जो उसकी हालत पर बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। अरसम बेटा इन्हें सोफे पर बैठाओ। ईशा अफरीदी के कहने पर वो उसे लिए सोफे की तरफ बढ़ गया। इसे एहतियात से बिठाकर वो पीछे होने लगा तो वो तेज़ी से उसका बाजू अपने कमज़ोर हाथों में जकड़ के वो उसके आंसू से तार चेहरे को देखता उसके साथ ही बैठ गया और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर ले जाकर उसके आंसू साफ करने लगा। ईशा अफरीदी उसके साथ जबकि फरीहा अफरीदी सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। इस प्यारी सी गुड़िया का नाम क्या है? वो इसके चेहरे को प्यार से थपथपाती हुई पूछने लगी। अरसम के इशारे पर वो डरते डरते उनकी तरफ देखने लगी। अरमिश वो जवाब देगा फिर से अरसम की तरफ मुँह कर गई। अरे हमारी गुड़िया का तो नाम भी बहुत प्यारा है ना फरीहा। वो इसकी तरफ प्यार से देखती फरीहा अफरीदी से भी राय लेने लगी। जी भाभी अरमिश गुड़िया तो बहुत प्यारी है। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर अरमिश ने उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ ही देख रही थी। वो जल्दी से नज़र फेर गई। बेटा मैं अरसम की मामा हूँ और आपसे आपकी भी मामा हूँ। ये फरीहा अफरीदी हैं आपकी छोटी अम्मी। अपने बाबा और छोटे बाबा से तो मिल चुकी हैं ना आप, और बासम भाई से भी। उनकी नरम आवाज़ पर वो सर हिला गई। अरे हमारी बहन से हमारा तारफ़ तो किसी ने करवाया ही नहीं। सो बैड। अनजान आवाज़ की सिमत में अरमिश ने देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की एक छोटी बच्ची को उठाए खड़ी थी। मोमल मन्नाहल को गोद में लिए उसकी तरफ बढ़ी और झुककर उसके गले लग गई। अरमिश
स्वीटी, मेरा नाम मोमल है। वैसे तो मैं अरसम भाई की छोटी बहन हूँ, पर तुम तो छोटी सी गुड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। और ये हैं अफरीदी विला की छोटी सी जान मनाहल। वो मुस्कुरा दी अपना तारीफ करवा कर मनाहल को उसके सामने कर गई, जो अपनी गोल मटोल आंखें पूरी खोले घर में होने वाले नए इजाफे को देख रही थी। मम्मा, शी डॉल। मम्मा, क्या ये डॉल है? मनाहल की मासूमियत से पूछे गए सवाल पर सब हंस दिए। जी मेरी जान, ये डॉल है। उसका गाल चूम के किसकी उसकी आंखों में इश्तियाक के साथ उलझन थी अरसम चाचू की। उसकी शरारत से कहने पर अरसम उसे घूर कर रह गया। अरसम के पहलू में बैठे अरमिश ने बेयकीनी से अफरीदी बिल्ला के मकीनों के मीठे लहजे और नरम रवैये देख रही थी। अरसम बेटा, अरमिश को रूम में ले जाओ, थक गई होगी बैठ बैठ कर। ईशा अफरीदी के कहने पर अरसम सारा हलाता कुछ झिझक का उसे फिर से बाहों में बाढ़ कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मीनू जान, चलो हम भी अपने रूम में चलकर खेलते हैं। पास खड़े बासम को बुरी तरह नज़रअंदाज करते वो उसके पास से गुजर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद वो गुस्से से मुट्ठियाँ बेंधता अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद वो गुस्से से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। समझती क्या है खुद को? उसे क्या लगता है कि मुझे इसके नज़रअंदाज करने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शीशे में नज़र आते अपने अक्स को देखकर बोलता ये भूल गया था कि उसका ये हाल उसके नज़रअंदाज करने की वजह से ही हो रहा था। मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी पर कैसे हक जताती है, अभी बताता हूँ। वो तैश में उसके कमरे की तरफ बढ़ा। अपने गुस्से में वो ये भी भूल चुका था किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा ना किया जाता है। वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर एकदम दरवाज़ा खोल गया और सामने नजर आते मंजर पर उसकी नज़रें ठहर सी गई थी।